Hello everyone, I just need to check that everything is working fine or not and then we will be starting with the lecture. हम इस लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे. आज 4 मई है और 4 मई का जो करंट अफेयर्स है वो आज हम डील करने वाले हैं उसके साथ. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. लेक्चर थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे. ठीक है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो जा, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं. ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्पेसिफिकली देखो क्या हुआ, आज मैंने दूसरे तरीके से क्लास लेने की कोशिश की है. आप लोगों को नोटिफिकेशन आया था क्या अभी इस क्लास का कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है? इस क्लास का नोटिफिकेशन आया था क्या आप लोगों को कि ये स्टार्ट हो चुकी है? चलो गुड. सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और आप सबका स्वागत है छोटा अखबार सीरीज में. छोटा अखबार में हम बेसिकली क्या करते हैं, दिन भर की सारी खबरें, द हिंदू की खबरें, द इंडियन एक्सप्रेस की खबरें, मिनिस्ट्री वेबसाइट्स, फिर उसके बाद अभी हम वर्क कर रहे हैं इस चीज़ पर, दैनिक भास्कर से एमपी वाली खबरें, ये सब हम कवर अप करेंगे और डेली बेसिस पे कवर अप करेंगे. आधे घंटे में कवर अप करेंगे और रोज़ ये लेक्चर 8:30 बजे होता है. ये मैं पोस्टर चेंज करना रोज़ भूल जाता हूँ. रोज़ ये लेक्चर 8:30 बजे होता है और आज 4 मई 2022 है और आज का जो करंट अफेयर्स है वो हम करने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर. सबसे पहला देखो जो है, अभी अभी 4 धाम यात्रा स्टार्ट हुई है. 4 धाम यात्रा स्टार्ट हुई है किसके ओकेशन पर? ठीक है, 4 धाम यात्रा जो है स्टार्ट हुई है अक्षय तृतीय. कल अक्षय तृतीय थी, अक्षय तृतीय थी ना, तो अक्षय तृतीय के ओकेशन पर 4 धाम की यात्रा स्टार्ट हुई है. इसमें क्या होता है, सबसे इस बार सबसे ज़्यादा लोग, अब आप सोचो अगर आपको मेंस में क्वेश्चन भी आता है कि डेवलपमेंट के ऊपर या फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है मेंस में कि क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, तो इसका एक तरीके का रिजल्ट है कि इस साल सबसे ज़्यादा लोग 4 धाम यात्रा पर निकले हैं. ठीक है, 2019 से, ठीक है 2019 से अभी तक सबसे ज़्यादा लोग 4 धाम यात्रा पे निकले हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये चीज़ समझें. ठीक है, ये चीज़ समझें. ठीक है, कोई दिक्कत, ये एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हो, एक फैक्ट की तरह यूज़ कर सकते हो, एक रिपोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हो कि हाँ टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हो और इस कैसे हम माने कि टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं. आप खुद देखिए, 4 धाम यात्रा को सपोर्ट किया जा रहा है. ठीक है, 4 धाम यात्रा को सपोर्ट किया जा रहा है. इज इट क्लियर? अब इंडिया कैनीज फिल्म फेस्टिवल करके एक चीज़, कैनीज फिल्म मार्केट करके एक बेसिकली एक एरिया होता है, फिल्म मार्केट करके एक एरिया होता है, वहाँ पर इंडिया को एक ऑफिशियल कंट्री का दर्जा दिया गया है. इंडिया को एक ऑफिशियल कंट्री का दर्जा दिया गया है. ये आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया पहले, जो कि इंडिया बेसिकली हम एक ही जगह रहते थे, हमारा जो सिनेमा था वो एक ही जगह रहता था, हम लोग की जो क्रिएटिविटी थी वो एक ही जगह रहती थी. बट अब नहीं, अब हमारी क्रिएटिविटी बाहर जा रही है, लोगों से मिल रही है, लोगों के बीच में अपनी जगह बना रही है. इसमें आप और चीज़ नोट कर सकते हो, ऑस्कर अवार्ड्स, जो ऑस्कर नॉमिनी, जो इंडियन मूवीज़ ऑस्कर नॉमिनी हुई है उनका नाम लिख सकते हो. तो हम कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे अपनी एक परछाई बना रहे हैं. अगर ग्लोबल लेवल पे कोई क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड के लेवल रिस्पेक्ट में इंडिया ने कितना डेवलपमेंट किया है, तो उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, एजुकेशन आएगी. बट कहीं ना कहीं आप ऐसे पॉइंट्स डालोगे ना, हमारे आर्ट्स को आप तवज्जो दोगे ना, तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे. देखो क्योंकि आप समझो कि वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, फिर उसके बाद एजुकेशन रिपोर्ट, ये वो सब लोग लिखते हैं, लेकिन ये चीज़ें कुछ आपको डिफरेंशिएट करती हैं कि इंडिया को अब धीरे धीरे इंडिया को मान्यता प्राप्त हो रही है. यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एज अ कंट्री सेलिब्रेट 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कोइंसाइडिंग विद द फिल्म फेस्टिवल 75th एनिवर्सरी, अ ब्रांड न्यू रिस्टोरेशन ऑफ सिनेमा लेजेंड सत्यजीत रेज मूवी प्रतिद्वंदी विल बी प्रेजेंटेड इन एन एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग एट द मूवी गाला. कितनी बड़ी बात है कि सत्यजीत रे की बनाई हुई मूवी, अब ये मूवी का नाम आप याद रखना क्योंकि हो सकता है मूवी का नाम आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि प्रतिद्वंदी किसकी, प्रतिद्वंदी मतलब रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, प्रतिद्वंदी किसकी मूवी है, किसके द्वारा बनाई हुई मूवी है, तो सत्यजीत रे के द्वारा बनाई हुई मूवी है. अब देखो, कोई भी अगर आर्ट से, फिल्म से, OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड चीज़ आती है तो याद रखना वो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आती है, टेली कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आएगी, वो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आएगी. क्या ये चीज़ क्लियर है सबको? मुझे सबका हाँ या ना चाहिए. क्या ये चीज़ क्लियर है सबको?
क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया यार? रिप्लाई करो। इतनी ज्यादा एनर्जी लगा के आप लोगों को पढ़ाया जाता है, मेरी एनर्जी जब इतनी ज्यादा है, आप लोगों की एनर्जी इतनी कम क्यों है? मेरी बोलने में कितनी एनर्जी लग रही है आप लोगों को पता है? अगर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, लेकिन मुझे जब जवाब चाहिए, मुझे सबके जवाब चाहिए, ये चीज ये बिल्कुल याद रखना एकदम। आई एम वेरी क्रिस्टल क्लियर ऑन दिस पार्ट कि अगर समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं आ रहा है तो बताओ कि नहीं हो रहा है, ठीक है? तभी तो हम काम कर पाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज देखो, अब क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आज मैंने न्यूज़ नहीं पढ़ी है तो मुझे भी आपके सामने न्यूज़ पढ़ के आपको समझानी पड़ेगी, ठीक है? आज एक्चुअली क्या हो गया था, थोड़ा सा बिजी था, जिस वजह से मैं आज की सवेरे न्यूज़ नहीं पढ़ पाया, ठीक है? तो देखो क्या हुआ है, यूएस सुप्रीम कोर्ट टू एनल मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि वापस लेना है अबॉर्शन राइट। द हिंदू में लिखा है, द हिंदू की रिपोर्ट है, यूएस सुप्रीम कोर्ट टू एनल अबॉर्शन राइट, लीक्ड ड्राफ्ट सजेस्ट यूएस टॉप कोर्ट सेट टू ओवरटर्न रूलिंग दैट लीगलाइज्ड अबॉर्शन। इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, रो वर्सेस वेड एक केस था, व्हाट हैपेंस इफ यूएस टॉप कोर्ट जंक्स रूलिंग। इसका क्या मतलब है? देखो क्या किया था, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी कि अबॉर्शन अलाउड है, अबॉर्शन अलाउड है, लेकिन अब यूएस का ही सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि अबॉर्शन को हम वापस ले रहे हैं। अब देखो, ये यूएस से हमें मतलब नहीं है, लेकिन जब सोशल इश्यूज की बात आएगी, सोशल इश्यूज का कोई टॉपिक मेंस में आएगा, तो आपको एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे कि क्यों अबॉर्शन गलत है, और इसका आपको लाइव एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा कि आप खुद देखिए कि यूएस सुप्रीम कोर्ट, मतलब इतना रिस्पेक्टेबल यूएस सुप्रीम कोर्ट जिसने पहले मान्यता दी थी अबॉर्शन को, वो खुद अबॉर्शन को वापस लेने के मूड में है। तो कहीं ना कहीं अबॉर्शन हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है लेडी के, ठीक है? कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स पे इम्पैक्ट करता है, साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करता है, और वही चीज़ कहीं ना कहीं एक इंसान को हैप्पीनेस से दूर लेके जाती है। सो दैट इज वाई रिपोर्ट में यही लिखा हुआ है, ठीक है? समझ में आया? तो अब क्या हुआ था ये चीज़ समझो, आप लोग भी पढ़ो, मैं भी पढ़ के आपको समझा देता हूं। देखो अब इसमें बेसिक सी चीज, कुछ भी बहुत अलग चीज नहीं गई है, इन्होंने सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात कही है। अरे चलो अब देखो क्या है, देखो इन्होंने क्या बोला, 1973 में एक केस हुआ था रो वर्सेस वेड। इसमें इन्होंने बोला था एक औरत का फंडामेंटल राइट है अबॉर्शन, एक औरत का फंडामेंटल राइट है अबॉर्शन, ये याद रखना, एक औरत का फंडामेंटल राइट है अबॉर्शन। दीपिका मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, बस ये थोड़ा सा खत्म हो जाए, लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? देखो ये फंडामेंटल राइट है अबॉर्शन, बट यूएस की सुप्रीम कोर्ट ये कैंसिल करने पे इस चीज को लगी हुई है कि फंडामेंटल राइट नहीं है। ये कहीं फंडामेंटल राइट वो होते हैं जो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये राइट आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली पुल डाउन करने में रहता है। ये शायद यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बट अबॉर्शन कभी भी होता है ना, अबॉर्शन की कभी भी बात आती है तो हेल्थ से ज्यादा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उसके बहुत ज्यादा होते हैं, और इसीलिए बहुत खराब माना जाता है। अबॉर्शन कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को, बैलेंस को खराब, अबॉर्शन से क्या होगा, लड़के लड़कियों में मान लीजिए कि कहीं की कम्युनिटी लड़की ज़्यादा चाहती है, कहीं की कम्युनिटी लड़के ज़्यादा चाहते हैं, तो वो दूसरे को अबॉर्ट करवाने लगेंगे। लेकिन उसके लिए भी अबॉर्शन इज़ वैलिड, बट सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ नॉट वैलिड। कि किसी भी भ्रूण हत्या जो होती है ना, भ्रूण हत्या आपकी वैलिड हो गई है, लेकिन आपको अगर लिंग पता करना है किसी बच्चे का तो वो गलत है, वो अभी भी गलत है और वो यहां पर भी गलत है। ये लिंग पता करने की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ भ्रूण हत्या की बात हो रही है। इन्होंने मतलब बोला चाहे लड़का है चाहे लड़की, अगर एक मां नहीं चाहती है बच्चा, उसको करने देना चाहिए अबॉर्ट, ठीक है, इनका मानना था। लेकिन कहीं ना कहीं वो अबॉर्शन से, कहीं ना कहीं वो अबॉर्शन से उस मां की मानसिकता पे प्रभाव पड़ता है, और इसीलिए मेडिकल रीजंस की वजह से अबॉर्शन कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। अगली न्यूज, लोकपाल टू गेट न्यू ऑफिस एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग। कितनी बड़ी चीज है, याद रखना। 4 ईयर आफ्टर कंट्रीज फर्स्ट एंटी करप्शन ओम्बड्समैन टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स, ठीक है, मतलब लोकपाल का काम क्या होता है, लोकपाल का काम होता है जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो करप्शन कर रहा है, तो अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कोई करप्शन कर रहा है, तो आप उसकी कंप्लेंट किससे करोगे, लोकपाल से करोगे। लोकपाल एक इन्वेस्टिगेशन बैठाएगा और उसके बाद उसको सजा भी मिलेगी। तो
आपको लगता है कि कहीं करप्शन हो रहा है, आपको लगता है कि कहीं पर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो आप कंप्लेंट किससे करते हो? लोकपाल से। पहले लोकपाल नहीं होता था, पहले लोकपाल नहीं होता था, लेकिन आपको पता है लोकपाल किसके? एनल मतलब खत्म करना, एनल मतलब खत्म करना, ठीक है। अब ये बताओ लोकपाल का कॉन्सेप्ट कौन लाया था? कौन सी बहुत बड़ी स्ट्राइक थी जिसने लोकपाल की डिमांड रखी थी? अन्ना हजारे, वेरी गुड। अन्ना हजारे ने जो स्ट्राइक करी थी ना, भूख हड़ताल करी थी, वो किसके लिए थी? वो लोकपाल के लिए थी कि हमें लोकपाल चाहिए, कि अगर हमें कोई कंप्लेंट करनी है किसी सरकारी अफसर के खिलाफ तो किससे करेंगे? लोकपाल से ही तो करेंगे। सो दैट इज वाई लोकपाल का ऑफिस आ गया। लोकपाल बहुत बढ़िया है, लेकिन ये याद रखना इसके बाद लोकपाल अभी तक पीएमओ के अंदर काम करता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अटैच रहता था और सेक्रेटरीट के अंदर काम करता था, बेसिकली पीएम और सेक्रेटरीट के बीच में काम करता था। लेकिन अब इसको खुद का ऑफिस मिलेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। तो ये चीज़ याद रखना। आपको लग रहा है एक सिंपल सा बिल्डिंग का नाम है, लेकिन ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। साउथ दिल्ली में है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो वहां पर अब लोकपाल का ऑफिस हो जाएगा। इज इट क्लियर? लोकपाल की पावर क्या होती है? तो लोकपाल की पावर देखो, ये आया था आर्टिकल। अब लोकपाल बिल जो था वो 1960 से चल रहा है। लोकपाल के बारे में जानना है क्या आप लोगों को? देखो करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है, बट 1960 से बेसिकली लोकपाल का कार्यक्रम चल रहा है कि यार ऐसा कोई होना चाहिए, ऐसा कोई होना चाहिए। 1963 में 1963 में एक इंसान को बेसिकली लॉ मिनिस्ट्री द्वारा अपॉइंट किया गया। अपॉइंट किया गया, बेसिकली कॉन्सेप्ट आया, आइडिया आया कि लॉ मिनिस्ट्री ने बोला यार इतना ज्यादा चीजें हो रही है तो एक ओबंड्समैन करके इंसान होना चाहिए, ठीक है। ओबंड्समैन करके इंसान होना चाहिए, जो ओबंड्समैन जो बेसिकली ग्रीवियंस को, जो पब्लिक के दुख दर्द हैं उनको सुने, ठीक है, दुख दर्द है उनको सुने। अब इसके बाद 1966 में यह बोला गया कि लोग एक ऐसा इंसान होना चाहिए, लेकिन सेंटर के लेवल पे भी होना चाहिए और स्टेट के लेवल पे भी होना चाहिए। एक सेंटर के लेवल पे भी होना चाहिए, एक स्टेट के लेवल पे भी होना चाहिए। 1968 में पहली बार बिल पास हुआ कि इंसान होना चाहिए, उसको मान्यता भी दो। होना चाहिए एज अ बेसिकली ओपिनियन, एक एग्जीक्यूटिव ओपिनियन कि हाँ होना चाहिए, अच्छी फंक्शनिंग होगी, लेकिन मान्यता कहां से मिलेगी, उसकी बैकिंग कहां से होगी? जब बिल पास होगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो ना वो ज्यादा लोड मत लेना, सब चीजें आपको समझा दी जाएंगी, बट जो लोग रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1968 में क्या हुआ। 1968 में पहली बार बिल लाया गया कि हाँ भाई ऐसा एक इंसान होना चाहिए और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले, ठीक है। लेकिन 1968 में यह रिजेक्ट कर दिया गया और 2011 तक 8 बार यह बिल पास करवाने की कोशिश की गई, बट कभी भी यह बिल पास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? इतनी जरूरी चीज है कि अगर करप्शन कर रही है सरकार तो इंसान को हक है कि नहीं बताने का? बिल्कुल हक है, लेकिन नहीं था, अभी कोई है ही नहीं इंसान, किसको बताएगा? एक आम आदमी किसको बताएगा? लेकिन फिर भी 8 बार इस बिल को रिजेक्ट किया गया, ठीक है, 8 बार इस बिल को रिजेक्ट किया गया। और इसके बाद 2002 में एक कमेटी बैठाई गई कि क्या लोकपाल की सच में जरूरत है कि नहीं है, कि क्या लोकपाल की सच में जरूरत है कि नहीं है। और एम.एन. वेंकटचलैया के अंदर ये कमेटी बैठी गई थी। ये कमेटी का याद रखना, ये कमेटी बहुत जरूरी है क्योंकि लोकपाल से रिलेटेड कमेटी है ये। एम.एन. वेंकटचलैया के अंदर एक कमेटी बैठी जिसने बोला कि लोकपाल और लोकायुक्त दोनों अपॉइंट किए जाने चाहिए, ठीक है, दोनों को अपॉइंट किए जाने चाहिए, लेकिन ये सब सरकारी ऑफिसेस को करेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को नहीं करेगा, वेंकटचलैया कमेटी की रिपोर्ट थी कि प्राइम मिनिस्टर कवर नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद 2005 में जो सेकंड एआरसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, सेकंड एआरसी, देखो क्या हुआ था, फर्स्ट एआरसी मोरारजी देसाई के समय बैठी थी, सेकेंड एआरसी अभी आई थी। एआरसी का क्या मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजन सही से हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, कुछ प्रोविजंस पुराने हो गए होंगे तो उनको हटाना पड़ेगा, कुछ नए को लाना पड़ेगा, तो एआरसी बैठाई जाती है। एआरसी एक कमेटी होती है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करती है, ठीक है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करती है कि क्या जरूरी क्या नहीं है। तो 2005 में एआरसी की एक रिपोर्ट आई थी, उसने भी बोला था कि लोकपाल की जरूरत है, और इसी के चलते 2013 में एक लोकपाल एक्ट पास होता है, और 2016 में ये लोकपाल एक्ट को अमेंड भी कर दिया जाता है, कि चेंजेस कर दिए जाते हैं ये। 2017 की एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, कि देखो
देखो देखो लोकपाल का काम क्या है? लोकपाल का एक काम है कि जो जो सरकार है ना वो करप्शन ना कर पाए। हाँ या ना? मुझे सबका हाँ चाहिए, हाँ या ना? लोकपाल का बेसिकली काम क्या है? लोकपाल का बेसिकली काम क्या है? लोकपाल का काम है कि सरकार जो है वो करप्शन ना कर पाए। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। अब सरकार अगर ऊटपटांग काम कर रही है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर सरकार ऊटपटांग काम कर रही है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो बोलेगा ही। मोदी अगर कुछ उल्टपटांग करेगा तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो वैसे सोनिया गांधी नहीं है, बट मान लीजिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मैं तो भूल गया कौन है यार लीडर ऑफ ऑपोजिशन। थावरचंद गहलोत है क्या अभी? कौन है यार लीडर ऑफ ऑपोजिशन संसद में, लोअर हाउस में? मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन, ठीक है, मल्लिकार्जुन, ठीक है। अब जो मल्लिकार्जुन साहब है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो देखो लोकपाल का काम है सरकार के काम के ऊपर नजर रखना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी काम है कि सरकार के काम के ऊपर नजर रखना। लेकिन क्या लोकपाल और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ना होने पे क्या लोकपाल लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका पूरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। याद रखो लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लोकपाल काम सेम है दोनों के। ये भी सरकार के काम में टांग अड़ाएगा कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी यही करेगा, लेकिन ये एग्जीक्यूटिवली करेगा और ये लेजिस्लेटिवली करेगा। वो समझो कि क्या होता है, इसके फंक्शन अलग है, इसके फंक्शन अलग है, दोनों का काम टांग अड़ाना है, लेकिन ये अलग तरीके से अड़ाता है, ये अलग तरीके से अड़ाता है। और इसलिए 2007 में जजमेंट आया था क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ना होने से क्या हम लोकपाल का होना जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है। लोकपाल चाहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो चाहे ना हो, लोकपाल होगा ही होगा, लोकपाल होगा ही होगा। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? तो लोकपाल क्या करता है? बेसिकली करप्शन देखता है, ठीक है। करप्शन किसके अगेंस्ट देखता है? अब पहले नहीं आता था, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी आने लगा इसके अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर हो गया, ग्रुप ABCD की सर्विसेज हो गई, सबके अंदर देखता है, सबके अंदर देखता है, ठीक है। ये चेयरपर्सन को भी कवर करता है। जो ऑटोनॉमस बॉडी है ना, जैसे मान लीजिए कि नीति आयोग है या फिर कोई ऑटोनॉमस बॉडी है, तो उसके जो चेयरमैन है ना उसको भी ये करेगा। SBI को भी कवर करेगा। SBI के अगर SBI का कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिपेंडेंट है, मतलब अब ये समझिए ऐसे SBI का कोई सीनियर आदमी है, वो भी अगर दिक्कत कर रहा है तो भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी, तो भी आप लोकपाल के पास जा सकते हो। सिर्फ सरकारी नहीं, सरकारी में जैसे बैंक भी हो गए तो भी आप जा सकते हो। तो लोकपाल की क्या पावर होती है ये बता दिया, ठीक है। अब इंडिया और डेनमार्क, आपने एक फोटो देखी होगी कि मोदी जी एक लेडी के साथ एक गार्डन में टहल रहे हैं, ठीक है, कल की फोटो थी ये। तो इंडिया और डेनमार्क ने काफ़ी अच्छी बातें करी। मैंने कल बताया था ना कि इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर है वो डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्डिक कंट्रीज़ के टूर पे गए हैं। तो कल क्या हुआ, वो डेनमार्क के सीनियर लीडरशिप से उन्होंने मिले और कुछ बातें करी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ना वो ये थी कि हमें ग्रीन एनर्जी पे काम करना है साथ में। देखो डेनमार्क जो है वो काफ़ी अच्छा देश है, पोल्यूशन नहीं है, वो ग्रीन एनर्जी पे चलते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमें इंडिया को और डेनमार्क को मिलके ग्रीन एनर्जी पे काम करना चाहिए, ताकि हमारी कोयले पे, पेट्रोल पे, इन सब पे जो बोलते हैं ना, इन सब पे डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाए। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? ये बेसिक सा फंडा था, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अगर कभी आता है ना तो आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद देखो, एक बात तो होती है अपने से रिलेटेड, और दूसरी बात किससे रिलेटेड होगी? कब प्राइम मिनिस्टर गए तो ऑब्वियसली यूरोप में है, तो यूक्रेन वॉर से रिलेटेड तो होगी, यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है ही। लेकिन आज भी यही बात हुई कि भाई देखो, ये मतलब इंडिया ने भी कहा और उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है, सिविलियंस के अगेंस्ट है। इस वॉर को रोक देना चाहिए। इज इट क्लियर? इसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई है कि प्रेस, हमारे यहाँ की प्रेस कितनी फ्रीडम है। हमारे यहाँ की प्रेस में क्या हमारे यहाँ की प्रेस गलत को दिखा सकती है? अगर नहीं दिखा सकती है तो हमारी रैंकिंग कम होगी। तो याद रखना, इंडिया फिर से फिसल गया है। पिछले साल हम बेटर पोजीशन पे थे, इस साल और हमारी फ्रीडम कम हो गई है, और ज़्यादा गलत न्यूज़ दिखाई जा रही है। गलत न्यूज़ तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, अगर मैं बोलूँ कि फ्रीडम इंडेक्स बेसिकली आपको बताता है क्या, कि फ्रीडम इंडेक्स आपको बताता है कि मतलब कितनी आज़ादी है एक प्रेस के पास सच्चाई बताने की।
कितनी आज़ादी है एक प्रेस के पास कितनी आज़ादी है एक प्रेस के पास सच्चाई बताने की? तो पिछले साल हम 142 नंबर पे थे, इस साल हम 150 नंबर पे हैं। इस साल हमारे पास और कम आज़ादी है, और कम आज़ादी है। हमारे आसपास के सब देश हमसे ऊपर है। कितनी खराब बात है कि इंडिया इतना डेवलपिंग नेशन है और फिर भी इंडिया में जो प्रेस फ्रीडम है वो नहीं है। हम सच्चाई नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते भाई? हम सबकी बात करें तो आज आस पड़ोस में सिर्फ नेपाल है जो हमसे नीचे है। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी सच्चाई दिखाई जाती है। जिन पाकिस्तानी न्यूज चैनल के मीम्स देख के आप हंसते हो ना, वो भी सच्चाई दिखा रहे हैं हमारे न्यूज चैनल से ज्यादा, हमारे न्यूज चैनल से ज्यादा। नहीं 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 नहीं, गलत है ना, सॉरी। नेपाल हमसे ऊपर है, पाकिस्तान हमसे नीचे है। सॉरी नेपाल बस है हमारे आजू बाजू का जो हमसे ऊपर है। नेपाल बस हमारे आजू बाजू का है जो हमसे ऊपर है, ठीक है। बाकी सारी पोजीशन जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका हमसे ऊपर है, बांग्लादेश 162 पे है। अच्छा, ऊपर नीचे दोनों का दिया हुआ है। अच्छा, ये दिया गया है कि सबकी रैंकिंग फिसली है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन इसको पब्लिश करता है। तो रिपोर्टर्स और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये याद रखना। 2002 से रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स करके एक बॉडी है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक बॉडी है। 2002 से ये चीज छाप रही है, 2002 से ये चीजें छाप रही है, ठीक है। 180 कंट्री में से 150वां नंबर है। अब कितने ही कम है यार, और क्या बोल लोगे, कितने ही बोल लोगे, ये बताओ, ठीक है। अगली न्यूज देखो, आप ये समझो, जो डेथ रजिस्टर हुई है ना 2019 और 2020 में, उसमें थोड़ा सा ग्राफ इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन को कम करने में हेल्प कर रहा है। ये क्यों बताया मैंने? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, बहुत जेनेरिक डेटा है कि जो नंबर ऑफ डेथ रजिस्टर हुई है ना, वो 2019 से 2020 में जब आए तो बढ़ गई हैं। और मेन की डेथ 60.2% जो डेथ्स हुई हैं वो मेन की है, और 39.8% डेथ्स हुई हैं वो फीमेल की है, ठीक है। ये चीज़ आपको बस याद रखना। ये डेटा कहीं यूज़ कर सको तो कर लेना कि डेथ्स जो है वो 2020 में ज़्यादा हुई 2019 से, ठीक है। हेल्थ केयर बढ़ गया हमारा 2020 में, बट फिर भी डेथ्स ज़्यादा हुई। कितनी अजीब बात है ना, ठीक है। उसके बाद कोई इसमें बड़ी चीज़ तो नहीं है। WHO का एस्टिमेट्स की डिस्कशन हुआ है, ठीक है। अगली न्यूज़ पे आते हैं। देखो, अब क्या है, कोविड की थर्ड वेव आ रही है। थर्ड वेव क्या, नेक्स्ट वेव आ रही है, नेक्स्ट आपका वेरिएंट आ रहा है। अब वेव खत्म हो गई, अब वेरिएंट्स आने लगे। तो सेंटर ने एक वार्निंग दी है स्टेट्स को कि आप अपने बेड्स, वेंटिलेटर ये तैयार रखिए और चालू रखिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके का डेंजर साइन है सबके लिए, क्योंकि अगर सेंटर के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि हाँ ये वायरस खतरनाक हो सकता है, तभी सेंटर ने स्टेट्स को इस चीज़ के लिए आगाह किया है, स्टेट के लिए इस चीज़ को आगाह किया। और इसीलिए आपका जो एक इमरजेंसी फंड होता है ना, उसको भी बढ़ाया गया। देखो, ये फंड का नाम याद रखना है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज फेज 2, ECRP पैकेज फेज 2। इसमें ये 8 जुलाई 2021 को लिया गया था। 23,123 करोड़ का ये पैकेज था, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मतलब सेंटर की तरफ से पैसा आना था, और जो भी कोविड के समय में इमरजेंसी नीड्स होनी थी वो इस पैकेज से भरी जानी थी। तो ये पैकेज का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, ECRP, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, श्रीलंका में तबाही मची हुई है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्राइसिस चल रहे हैं, करेंसी गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो इंडिया ने और ज़्यादा हेल्प करने का बेसिकली फंड किया है, और इसीलिए $200 मिलियन एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये श्रीलंका को शॉर्ट टर्म लोन की तरह देगा कि अभी ले लो, थोड़े समय बाद, 2 साल 3 साल 5 साल बाद लौटा देना। 200 मिलियन हम दे रहे हैं, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है किसको, श्रीलंका को, अपनी करेंसी को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए, इसके अलावा इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ठीक है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले, पानी चाहिए, 1 मिनट, ठीक है। देखो,
अरे भाई, अब देखो क्या है कि देखो क्या है, इंडिया ने पहले भी श्रीलंका की मदद की हुई है। ऑलरेडी हम 3 बिलियन डॉलर 2022 जनवरी 2022 से हम कहीं ना कहीं इन वन और दी अदर वे उनको पहुंचा चुके हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले 400 बिलियन डॉलर का हमने करेंसी स्वैप अग्रीमेंट किया था। करेंसी स्वैप अग्रीमेंट मतलब कि हम उनकी करेंसी लेंगे, हम अपनी करेंसी उन्हें देंगे। उनकी करेंसी ले ली तो अब देखो क्या होता है, करेंसी स्वैप का फायदा क्या होता है। ये मान लो डॉलर है और ये मान लो रुपी है, ठीक है। करेंसी स्वैप मैंने डॉलर के साथ करी, तो डॉलर मैंने ले लिए, रुपी मैंने दे दिए। डॉलर लिए तो डॉलर, अमेरिका में डॉलर की डिमांड तो है, लेकिन डॉलर की सप्लाई कम हो गई। डॉलर की सप्लाई कम हो गई तो ऑलरेडी डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो किसी भी देश की अगर करेंसी गिर रही होती है ना, हम उस देश से उसकी करेंसी और निकाल लेते हैं। अगर हमने और निकाल ली तो उस करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। श्रीलंका की हेल्प करने में इंडिया को क्या बेनिफिट है? देखो, सबसे पहले तो हमारा बहुत स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। सेकंड चीज है कि लोकेशन वाइज डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है कि इंडियन ओशन रीजन में अगर हमें नजर रखनी है ना, तो हमें श्रीलंका में मौजूद रहना पड़ेगा। और श्रीलंका में एक हम्बनतोता एयरपोर्ट है, ठीक है। अब हम श्रीलंका में नेवल बेस कैंप भी अपने बिछा के रखते हैं। तो अगर हमें इंडियन ओशन कितने बड़े ट्रेड को, 30% ट्रेड और इस एरिया के सबसे बड़े ट्रेड को सहारा देता है। 1/5 20% जो ट्रेड है ना, 20% ट्रेड वर्ल्ड का 20% ट्रेड वो इंडियन ओशन से निकलता है। हमें पता भी नहीं चलेगा अगर हम श्रीलंका को नहीं देंगे तो। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं बता दूंगा साक्षी, आपके आंसर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आप ये चीज समझो, अगर किसी भी देश की करेंसी गिर रही है ना, तो हम उसकी करेंसी खरीद लेते हैं। अब खरीद ली तो वहां पे करेंसी बची नहीं तो भाई ऑब्वियसली वैल्यू, जो चीज कम होती है ना, उस चीज की इज्जत बढ़ जाती है। सिमिलरली उस चीज़ की वैल्यू बढ़ गई, तो कहीं भी करेंसी को अगर अप्रिशिएट करना है, करेंसी को बढ़ाना है, करेंसी गिर रही है ना, करेंसी गिर रही है मतलब महंगाई आती जा रही है, ठीक है। करेंसी गिर रही है तो अगर मुझे उसको बैलेंस करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं एक ही तरीके से कर पाऊंगा कि उसको बाहर निकाल लूँ, करेंसी की क्वांटिटी कम कर दो, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसलिए स्वैप अग्रीमेंट किया हमने श्रीलंका से कि उनकी करेंसी मेंटेन हो जाए। फिर हमने उनको हार्ड कैश लोन्स दिए हुए हैं, ठीक है, हार्ड कैश लोन्स दिए हुए हैं। जैसे आज तक मतलब इंडिया हैज हेल्प श्रीलंका डिफर पेमेंट्स ऑफ लोन टोटलिंग $1 बिलियन अंडर एशियन क्लियरिंग यूनियन। एशियन क्लियरिंग यूनियन के अंदर जो लोन था ना श्रीलंका के ऊपर, हमने वो क्लियर करवाने में उनकी मदद की है ताकि वो नया लोन ले सके, ठीक है। बट ये सब चीज़ें आपके लिए इतनी भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो मेन काम है ना, वो आपको पता होना चाहिए। वो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इंडिया श्रीलंका की मदद कर रहा है। अब साक्षी, आपका क्वेश्चन है क्या फ़ायदा है? देखो, इंडिया की एक पॉलिसी होती है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मतलब हमारे आसपास के जो लोग हैं हम उनकी मदद करेंगे। अगर हम उनकी मदद करेंगे तो वो हमारे दोस्त बन जाएंगे। तो अगर नीचे से कोई अटैक होगा, डिफेंस पर्सपेक्टिव से श्रीलंका हमारी मदद करेगा, ठीक है। एक्सचेंज प्रोग्राम करेंगे, कल्चरल पर्सपेक्टिव से हमारी मदद करेगा। स्ट्रैटेजी वर्सेस, मान लो कि मुझे चाइना के अगेंस्ट कोई डिसीजन लेना है, तो अब यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे देश होते हैं। इंडिया का सपोर्ट अगर श्रीलंका करेगा तो इंडिया की बात अगर 100 लोग मान रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि इंडिया की बात पूरे उसमें मान ली जाएगी? तो हमें सबसे व्यवहार बना के रखने पड़ते हैं। इसलिए इंडिया बेसिकली यूनाइटेड नेशन की कोई वोटिंग है। अब हम चाहते हैं कि श्रीलंका हमारा साथ दे। अब जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की वोटिंग होनी थी, श्रीलंका ने हमारा साथ दिया अफगानिस्तान को छोड़ के। अफगानिस्तान का भी साथ दे सकता था वो, लेकिन सिमिलरली उसके हेड की तरह जो बोलते हैं ना नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, उनमें इंडिया ने ऑप्ट किया था, इंडिया का टर्न था, तो इंडिया सिलेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि श्रीलंका ने हमारी मदद की थी। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल पॉलिटिक्स में अगर हम इनकी फाइनेंशियल मदद कर रहे हैं, मिलिट्री मदद कर रहे हैं, क्या बोलते हैं मॉनेटरी बेसिस पे हम इनकी मदद कर रहे हैं, या फिर हम इनकी बेसिकली स्ट्रैटेजिक मदद कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे बैक किया जाता है। और पूरी जियो पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हाँ, अब ये इन्फ्लेशन है कि कितना आ गया श्रीलंका में। फरवरी 2022 में 24.7% इन्फ्लेशन देखा गया था। जनवरी 2022 में 24.4 था, ये बढ़ गया। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और 30% देखा गया है अप्रैल में। मतलब इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया कि जो आटा पहले 100 रुपये का मिलता था, अब वही आटा दाल 130 रुपये का मिल रहा है। लोगों की जॉब्स जा रही हैं,
तो पैसा कम आ रहा है लोगों के घर में और महंगाई आती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये इंस्टेबिलिटी वाला पार्ट होता है। एक्चुअली बहुत कुछ है, स्टैगफ्लेशन में बता सकता हूँ इसमें, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही आज बताने की, आज गला दुख रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी चीज़ कर लो, इंडिया से दो चीज़ें जा सकती हैं, एक होता है मर्चेंडाइज, एक होता है सर्विस। एक्सपोर्ट की जब बात आती है, या तो मैं प्रोडक्ट बेचूंगा, प्रोडक्ट भेजूंगा, कोई जूता हो गया, खाना हो गया, कोई भी फिजिकल आइटम होगा तो वो मर्चेंडाइज के अंदर आएगा, या फिर मैं सर्विसेज बेचूंगा, आईटी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज। जैसे मैं अगर अपने ये लेक्चर यूएस में लगाने लगूँ, यूएस में सेल करवाने लगूँ, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये बेसिकली क्या होगा इससे, कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सर्विस है, ये प्रोडक्ट नहीं है। तो जो प्रोडक्ट होता है ना, उसको मर्चेंडाइज कैटेगरी के अंदर रखा जाता है और बाकी चीज़ों को सर्विस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, वो 38 बिलियन डॉलर उसने क्रॉस किया, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। मैंने पहले भी बताया कि एक्सपोर्ट्स हमारे ग्रो कर रहे हैं, और जिस भी कंट्री के एक्सपोर्ट्स ग्रो करते हैं ना, मान के चलना वो कंट्री कहीं ना कहीं डेवलप करती है, मान के ही चलना कि वो कंट्री कहीं ना कहीं डेवलप करती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो हमारे बेसिकली एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स ग्रो करेंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा। अब जिन लोगों को ट्रेड डेफिसिट नहीं पता है वो मतलब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस समझो कि हम एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो पैसा भारत के पास ज़्यादा आएगा, भारत के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो हमारी जो उधारी है वो कम होगी, हमारी जो उधारी है वो कम होगी। एक तरीके से आप इस तरीके में ले सकते हो। ठीक है, कितनी न्यूज़ है देख लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं बची है, कर लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि क्या होता है। तो अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारी एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ है तो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है हमारे यहाँ से, और कोल और कोक का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ये डेटा आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लोग इस साल तैयारी कर रहे हैं ना, वो ये डेटा ज़रूर नोट डाउन कर लो कि हमारे एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़े हैं, इंपोर्ट्स कैसे बढ़े हैं, चीज़ें कैसी हुई हैं। तो याद रखना कि देखो क्या होता है, एक होता है मैं कितना बेच रहा हूँ, उसको मैंने बोला एक्सपोर्ट्स, एक होता है मैं कितना खरीद रहा हूँ, उसको मैंने बोला इंपोर्ट्स। अगर मैं बेच ज़्यादा कर रहा हूँ, खरीद कम कर रहा हूँ, तो मैं ट्रेड सरप्लस में रहूँगा। मैंने बेचा ज़्यादा का पैसा ज़्यादा आया और मैंने खरीदा कम का, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बचा, तो उसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। और अगर मैं मंगा ज़्यादा रहा हूँ और खर्च कमा कम रहा हूँ और मंगा ज़्यादा रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। यूजुअली हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, क्यों? क्योंकि कोई भी डेवलपिंग कंट्री ट्रेड डेफिसिट में रहती है। क्यों रहती है भाई बताओ? देखो, हम कमा नहीं रहे, लेकिन अगर मेरे यहाँ रोड बन गई तो कल मेरी कमाई जरूर होगी। तो आज मैंने उधार लिया, मैंने रोड बनवाई और कल मेरे यहाँ कमाई होने लगी। तो कोई भी डेवलपिंग नेशन रहता है वो उधार लेता है, उधार लिया तो इंपोर्ट बढ़ गया, उधार लिया तो इंपोर्ट बढ़ गया। तो इस तरीके से ट्रेड जो है, हम बहुत ज़्यादा बेसिकली वो नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा बेच नहीं रहे हैं, लेकिन हम खरीद बहुत ज़्यादा रहे, तो वो ट्रेड डेफिसिट होता है। तो ये बेसिकली ट्रेड डेफिसिट है कि अप्रैल 2022 में ट्रेड डेफिसिट कैसा रहा है, ठीक है, इंपोर्ट कैसे रहे, एक्सपोर्ट कैसे रहे, और अप्रैल 2021 में कैसे एक्सपोर्ट्स रहे। तो अप्रैल 2021 में 30.75 था और ये कितना ज़्यादा बढ़ा है, 38.19 हो गया है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं, इंपोर्ट भी बढ़ा है, लेकिन हाँ मतलब एक्सपोर्ट्स भी हमारे बढ़े और एक्सपोर्ट से हमारी कमाई बढ़ी है। ट्रेड डेफिसिट हमारा 15.29 था, लेकिन अब ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ के हमारा 20.07 हो गया है। तो हमारे एक्सपोर्ट्स तो बढ़े ही हैं, साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा बढ़े हैं, और दैट इज़ वाई ट्रेड डेफिसिट भी हमारा बढ़ा है। ट्रेड डेफिसिट भी हमारा बढ़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट सेक्शन में हाँ या ना बताओ। थोड़ा बहुत तो आया होगा, थोड़ा बहुत तो आया होगा भाई। ठीक है, बस ये याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको याद रखनी है कि जो गोल्ड का इंपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा गिर गया है। गोल्ड का जो हम इंपोर्ट करते थे ना वो बहुत ज्यादा गिर गया है, और जो कोयले का इंपोर्ट करते थे वो डबल से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या चीजें गिरी हैं, क्या चीजें बढ़ी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। गोल्ड जो है हम जो मंगाते थे वो कम हो गया, और कम भी ऐसा छोटा मोटा कम नहीं, 73% कम हुआ है। सिमिलरली कोल जो हम इंपोर्ट करते थे ना वो डबल से भी ज्यादा हम इंपोर्ट करने लगे हैं। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हम बाहर बेचते थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बेसिकली आप ये समझिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम इंपोर्ट भी पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम बेचते हैं, दोनों में डिफरेंस समझो। क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं,
पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, बनाते हैं, एचपी के डब्बों में भरते हैं, एचपी के पेट्रोल पंप में भरते हैं, और फिर यहाँ से ये बाकी देशों में जाता है, क्योंकि उनके यहाँ रिफाइनरी नहीं है इतनी अच्छी, तो हम मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं और फिर एक्सपोर्ट भी करते हैं पेट्रोलियम। तो इसलिए हमारी एक्सपोर्ट कमोडिटी सबसे बड़ी कौन सी है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। लेकिन इंपोर्ट कमोडिटी कौन सी है? पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम लाते हैं, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम सबसे ज़्यादा सेल करते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हमने मंगाया है ना, उसमें भी बहुत बड़ा राइज आया है। पेट्रोलियम का इंपोर्ट भी हमने बहुत ज़्यादा किया है इसमें, पिछले साल के कंपैरिजन में पेट्रोलियम इंपोर्ट भी बढ़ गया। ये सब लॉजिक है और मैं बता रहा हूँ एक्चुअल एग्जाम में यही काम आता है, यही डेटा आपको रखना पड़ता है। जो लोगों ने अभी तैयारी चालू की उनको ये सब नहीं समझ में आएगा, बस थोड़ा बहुत ट्राई करो, बस मेरा ये कि हाथ पैर मारो बस, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। ये अब यूक्रेन वॉर है, आप कर सकते हो। ये यूक्रेन वॉर से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा मेंस में, तो ये फैक्ट आप याद कर लो कि इंडिया पे यूक्रेन वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो यूक्रेन वॉर का इंपैक्ट क्या पड़ा है, देखो, रशिया और यूक्रेन ये चीज़ बना नहीं पा रहे हैं, यूएसए इनकी मदद करने में लगा हुआ है, यूक्रेन की मदद करने में लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन कम है। भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो भारत ने पेल के माल बनाया और इनको बेचना चालू किया, तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, और एक्सपोर्ट ने पूरी इंडिया की हिस्ट्री में 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हमने 2020-21-22 में किया है। 420 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हमने 2021-22 में किया है। और सिमिलरली देखो, जब आपके पास पैसा आता है ना, तो आप खर्च भी करने लगते हो। तो हमारे पास पैसा आया तो लोगों ने फॉरेन आइटम्स मंगाना चालू किए, सो दैट इज वाई इंपोर्ट ने भी हमारा ऑल टाइम हिट हाई कर लिया। इंपोर्ट ने भी हमारा ऑल टाइम हिट हाई कर लिया कि हमने बेचा खूब कमाया, और साथ ही साथ उस पैसे को उड़ा के हमने बहुत सारा इंपोर्ट भी किया। तो लास्ट ईयर हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट और सबसे ज्यादा इंपोर्ट वाला वो था, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, अब ये किसके अंदर आता है? ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता था, अब ये मिनिस्ट्री के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इसका नाम अलग था, DPIIT नहीं था, इसका नाम पहले अलग था। आप ये चीज़ याद रखो, इंडस्ट्री और ट्रेड की बात हो रही है ना, ट्रेड की बात हुई तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तक चली गई ये चीज़ें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तक चली गई ये चीज़ें। अब क्या बोला है, ONDC क्या होता है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसने बोला है कि जो छोटे छोटे रिटेलर्स है ना, अब देखो ऑफलाइन का जमाना धीरे धीरे जा रहा है, खत्म नहीं होगा लेकिन जा रहा है, तो इन्होंने बोला छोटे रिटेलर्स इतने आसान नहीं है, पेटीएम लगा दिया, फोन पे लगा दिया, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं आ रहे, या फिर आ भी रहे तो ये सिर्फ ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं, ये बेच नहीं रहे हैं ऑनलाइन। मान लीजिए मेरे घर के बाजू में कोई एक पॉटर है, वो घड़े बनाता है, तो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर लेगा फोन पे का यूज करके, बट सेलिंग ऑनलाइन नहीं कर रहा, वो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, लोकल शॉप्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना माल नहीं बेच रहा है। तो ONDC ने बोला कि एक काम करो, छोटे छोटे लोगों को भी ई कॉमर्स पे लाओ, ताकि कोई जबलपुर का बहुत बढ़िया आदमी है तो वो भोपाल में भी उसका माल बिके। समझ में आया? तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप है जो आपको याद रखना है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप है कहीं ना कहीं बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, ग्रोथ के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और ये बिल्कुल आप एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो, ये आप बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या है? ये कुछ नहीं करता, ये बेसिकली काम करता है, बेसिकली आपका ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है ना, उनको सपोर्ट करने का काम करता है, उन पे और धंधा लाने का काम करता है, और ये सरकार की तरफ से काम करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है और दैट इज वाई लोग जाने चाहिए। और ये भी देखता है वो, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ ओपन नेटवर्क, अब मान लो अमेजॉन है, अमेजॉन के पास एक बुक 100 रुपये की है, फ्लिपकार्ट में भी 100 रुपये की है, अमेजॉन ने 90 कर दी, फ्लिपकार्ट ने भी 90 कर दी, अमेजॉन ने 60 कर दी। फ्लिपकार्ट 60 नहीं कर सकता क्योंकि इसने 70 में खरीदी है, लेकिन अमेजॉन ने 50 रुपये में खरीदी है, क्योंकि अमेजॉन ने ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदी है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा इनिशियल अमाउंट था, बहुत ज़्यादा पैसे थे, तो इन्होंने खरीद ली। अब इनको 50 की पड़ी, तो क्या ये 60 पे कर सकते हैं? ये अगर 60 पे करेंगे तो फ्लिपकार्ट से तो कोई खरीदेगा ही नहीं, फ्लिपकार्ट बंद हो जाएगा, मिंत्रा बंद हो जाएगा, जबोंग बंद हो जाएगा, स्नैपडील तो बंद हो ही गया है। तो आप ये चीज़ समझो कि क्या है कि ये फेयर मार्केट नहीं हो पाता, कि आपने बहुत ज़्यादा, अब रिलायंस है, रिलायंस ने क्या किया, बहुत ज़्यादा पैसा फंसाया और अल्टीमेटली क्या किया, सारे लोगों को जियो दे दिया। अब कहीं ना कहीं एयरटेल कोई क्यों खरीदेगा? एयरटेल फ्री में नहीं दे सकता, एयरटेल के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन जियो फ्री में दे रहा है, उन्होंने बोला हमारा फ्री में चलाओ। तो कहीं ना कहीं एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये सारी कंपनियां एक समय बाद अलग हो जाएंगी, क्योंकि इनके पास धंधा नहीं बचेगा। धंधा बचेगा कि नहीं बचेगा? मैं क्लास अभी बंद कर दूंगा अगर रिप्लाई नहीं किया तो।
लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर जियो ने फ्री में दिया तो एयरटेल को धंधा नहीं मिलेगा, आइडिया को धंधा नहीं मिलेगा। अगर इनको धंधा नहीं मिला तो क्या होगा? ये बंद हो जाएंगी कंपनियां, ये कंपनियां बंद हो जाएंगी। एक बार ये कंपनियां बंद हो गई फिर जियो ही है मार्केट में, जियो फिर अपने कोई भी प्राइसेस बना लेगा, फिर तो ये कंपनी है ही नहीं ना, फिर तो ये कंपनी है ही नहीं। एक बार कोई कंपनी नहीं है तो जियो अकेला प्लेयर है, तो जियो कोई भी प्राइस रख सकता है। तो इसको बोलते हैं मोनोपोली क्रिएट करना। तो मोनोपोली क्रिएट करने से रोकता है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनमें एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बनाए रखता है, हेल्दी कॉम्पिटिशन बनाए रखता है, और डिजिटल मोनोपोली होने से कम रोकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। न्यूट्रिशन के ऊपर हमने अभी पढ़ा था, तो न्यूट्रिशन से ट्रेडिशनल विजडम का एक आर्टिकल आया था। ये क्या था देखो, द कंट्रीज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जीन बैंक प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन महाराष्ट्र, जो बेसिकली मतलब जिसको महाराष्ट्र की सरकार ने अप्रूवल दे दिया है, जिसको महाराष्ट्र की सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। ये क्या करेगा? बेसिकली जीन्स को स्टोर करके रखेगा, ट्रेडिशनल मेथड से जीन्स को स्टोर करके रखेगा। अब जैसे मान लो कि किसी को कैंसर होता है या बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, तो इन हैवी बीमारियों में ये जीन्स अगर आखिरी में मिल गए आपको तो आप सही हो सकते हो। तो जीन्स को कहीं ना कहीं जैसे ही बच्चा पैदा होता है, हेल्दी रहता है बच्चा, उसके जीन्स लो और कहीं प्रिजर्व करके रख दो। बाद में मान लो आज से 40 साल बाद उस बच्चे को कोई दिक्कत होती है, कैंसर भी होता है, तो उनके पास ओरिजिनल सेल है, अगर वो ओरिजिनल सेल डालेंगे तो बच्चा बच सकता है, बच्चा बच सकता है। तो कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियों का आसान इलाज कहीं ना कहीं जीन थेरेपी है। ठीक है, जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी बोलते हैं इसको, बेसिकली स्टेम सेल थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको पोलियो है। ठीक है, पोलियो को क्या सही किया जा सकता है? हाँ, हेल्दी जीन डाल के पोलियो को सही किया जा सकता है। वैसे पोलियो को कभी ठीक किया नहीं जा सकता दवाइयों से, लेकिन एक हेल्दी जीन अगर बॉडी में डाल दिया जाए तो सही किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कोई बहुत मतलब आप कर सकते हो, न्यूट्रिशन के ऊपर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं था। अब यार ये देख लो, कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। पावर जनरेशन कंपनी के ऊपर है कि उधार लेके रखा है उन्होंने, तो वापस नहीं कर रहे। ठीक है भाई, आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं बची हुई। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। आपको समझ में आया होगा। जो लोग नहीं है ना, उनको बस मेरा ये कहना है कि भाई ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस थोड़ा थोड़ा पहले रिदम में आओ। रिदम में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को लगता है कि मैं एक बार में सब समझ जाऊँ, नहीं समझ सकते। लर्निंग हमेशा छोटी छोटी ही होती है। पहले डाउट्स रहेंगे, फिर क्लियर होंगे, फिर और डाउट्स आएंगे, फिर और क्लियर होंगे, और इसी तरह आप लर्न करते हो। आपको ये लगे कि एक बार में पढ़ूँ, एक बार में समझूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप हमेशा टुकड़ों में पढ़ोगे और टुकड़ों में सीखोगे। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट टुमारो। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।